डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो कल जो क्लास हमने स्टार्ट किया था ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं आज। तो थोड़ा सा रिकेप करता हूँ हम कल का जल्दी कि हमने कल कौन सा चीज़ पढ़ा। तो हमने सबसे पहले सबस्टेंस स्ट्रेटजीज़ पढ़ा हरपन का। ख़ासकर हमने ये जो पहले सोर्स के ऊपर डिस्कस किया कि कौन सा सोर्स हमने हरपन कल्चर को स्टडी करने में इस्तेमाल किया। तो मैक्सिमम हमारे पास बहुत सारे सोर्स जो है वो आर्कोलॉजिकल सोर्स है। हमने आर्कोलॉजिकल सोर्स को पढ़ा, ख़ासकर उनके छोड़े हुए रिमाइंड जो चीज़ उन्होंने छोड़ के गया है, ख़ासकर उनके पोर्ट्स, उनके सील्स तो हमने थोड़ा सा देखा, लेकिन स्क्रिप्ट्स उनके हमने अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाया है। एक चीज़ है उनके टूल्स, उनके ऑर्नामेंट्स, उनके मकान, जो चीज़ हरपा के मिला हमने उनके बेस पे स्टडी किया था। कल हमने उन चीज़ को क्लियर कहा है, आपको जल्दी रिकेप कर रहा हूँ। उसके बाद हमने कुछ सिटीज़ का जिक्र किया, मोहनजोदारो जैसे हरपा, मेघरा हो या लोथल हो या आपका चनादारू हो या कालीबंगन या राखीगढ़ी या धोलावेरी, हमने बहुत सारे जिक्र किया है कल। उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ के ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि हरपा के लोग जो है, हरपन के लोग जो है कौन सा सबस्टेंस स्ट्रेटजीज़ में कौन सा जो है फूड खाते थे, क्या फूड क्या था उनका जो है रहन सहन क्या था, उनका सिविलाइजेशन का पूरा कल्चर क्या था। उन चीज़ों पे डिस्कस करके हमने कल कहा कि हमें जो है वहाँ से प्लफ फील्ड के बारे में पता चलता है, वहाँ से हमें टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लफ के बारे में पता चलता है, ख़ासकर चनादारू और यहाँ से चनादारू से और आपका बनावाली से चोलिस्तान और बनावाली से हमें पता चलता है किन के बारे में प्लफ, इसके बारे में कि यहाँ पे जो प्लफ इस्तेमाल होते थे प्लफ मॉडल के, क्योंकि प्राइस जो मिला हमें उसके बेस पे हमने डिस्कस किया। उसके बाद फर्दर हमने कहा यहाँ पे हमें प्लफ के जो पूरे फील्ड मिला, कालीबंगन जो राजस्थान में आज का, और ये बनावाली और चोलिस्तान आज के हरियाणा में है। उन चीज़ों के ऊपर हमने कल डिस्कस किया है। तो मैं जल्दी करने के इस कोशिश में थोड़ा छोड़ के जा रहा हूँ तो इन चीज़ों को, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी कवर किया हुआ ये चीज़। उसके बाद अगर हम थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाए तो यहाँ से बहुत सारे हार्वेस्टिंग टूल्स जो मिला यहाँ पे, इनके यहाँ हरपा के यहाँ से, उनके बेस पे हमें पता चला एग्रीकल्चर होते थे। एग्रीकल्चर के कुछ कनाल के बारे में भी हमें, ट्रेस ऑफ कनाल्स के बारे में पता चला। ये शोरतगाई से पता चला, अफ़गानिस्तान में है शोरतगाई, अफ़गानिस्तान के एरिया में एक साइड जो है हरपा का, वहाँ से हमें पता चला कनाल के बारे में। या हम फर्दर डिस्कस करें तो यहाँ से एक हमें वाटर रिजर्वर्स के बारे में पता चला, धोलावेरी से है, धोलावेरा हरपन का एक साइड है, वहाँ से एक वाटर रिजर्व्स मिला। उन सब की बेस पे हमने कहा है कि ये लोग एग्रीकल्चर, इनका मेन जो इकोनॉमी था एग्रीकल्चर था। उसके बाद हमने फर्दर कहा एग्रीकल्चर में क्या ये लोग, ये एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ ये लोग इस्तेमाल करते थे या टूल्स क्या था एग्रीकल्चर का। तो उसके ऊपर हमने कल देखा, टूल्स के ऊपर डिस्कस किया ऑलरेडी। हल जो टॉइस का जो हमें टॉइस जो मिला प्लफ का, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया कि यही तो हल ऐसे ही नहीं बनाया होगा जब उस चीज़ को देखा है ओरिजिनली। तो कौन सा चीज़ प्लांट्स खाते थे, तो बहुत सारे प्लांट्स का हमें सीड्स मिला, हमें ग्रेन के बहुत सारे ग्रेन्स के बारे में पता चला, सीड्स के बारे में पता चला। ख़ासकर अगर हम देखा जाए हरपन से हमें वीट के बारे में पता चला, बार्ली, लेंटल, चिकपीस, सेसम के बारे में हमने कल डिस्कस किया है। आर्को बॉटनिस्ट के पास ले गए तो पता हुआ इन सीड्स जो इन प्लांट का है। उसके बाद फर्दर हमने डिस्कस किया इसके बारे में, आर्कोजोलॉजिस्ट को हमें जहाँ से जो बोन्स मिला था उनको लिया, उनसे स्टडी किया तो हमें पता चला बफलो का, गोट का या शिप, कैटल हो या पिग हो, इन चीज़ों के बोन्स मिला। उसके अलावा वाइल्ड स्पेशीज़ का बोन्स मिला। तो उन सब को हमने डिस्कस किया कल, ठीक है। तो उन सब को डिस्कस करने के बाद अगर आज हमें जो है क्लियर देखना है कि हमने उसके अलावा आज कहाँ से पढ़ा। हालांकि हमने हरपन सिटीज़ के ऊपर कल डिस्कस किया कि किस तरह इनके टाउन प्लानिंग के साथ बना हुआ था। हालांकि यहाँ मोहनजोदारो हो, लोथल हो, उनमें क्या प्लानिंग थे। सिटीज़ को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, स्टैडल के साथ लोअर टाउन, और स्टैडल से जो बिल्डिंग मिला उनमें हमें दो मिला, वेयर हाउस और आपका ग्रेट बाथ के बारे में पता चला। उसके बाद जो लोअर टाउन है वहाँ से हमें बहुत सारे कॉमन पीपल्स के मकान के बारे में पता चला, मकान का स्ट्रक्चर्स क्या है, उन सब के ऊपर हमने कल डिस्कस किया है। तो आज हम सीधा जाता है कि ये कुछ टाउन वहाँ पे हमें देखता है, स्टैडल से जो कुछ बिल्डिंग्स मिला उनके ऊपर हमने कल दिखाया गया है आपको, ग्रेट बाथ कैसा था, आपका ये वेयर हाउस कैसा था, उन चीज़ों के बारे में हमने कल डिटेली डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम सीधा जाता है आज के क्लास में कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो कल जहां हम रुका था वहीं से आगे हम लेता है। आज हमारा आज का क्लास था यहाँ पे जो सोशल डिफरेंसेस क्या था, सोशो इकोनॉमिक डिफरेंसेस इस सोसाइटी में क्या था, वो कैसे पता कर सकता है, आर्कोलॉजी का टीम उसको कैसे पता करता है, उन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस करना है आज। तो सबसे पहले देखता है कि देखो सोशल डिफरेंसेस उस वक़्त के लोगों का पता करने के लिए हमने मैक्सिमम जो आर्कोलॉजिस्ट ने ब्यूरल को स्टडी किया है। जब इनको डेथ्स को दफन किया जाता है तो उनके साथ कुछ चीज़ा दफन किया गया, तो वो चीज़ क्या था, कॉस्टली था,
या इतना कॉस्टली नहीं था, उन चीज़ों से हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम सोशली या इकोनॉमिक डिफरेंस देखा जाए तो लोगों की ड्रेसअप सेंस से, लोगों के महंगे वाले कपड़े, महंगे वाला टूल, इन चीज़ों बोलते ज़रूर कोई बड़े घर के है, बड़े ये है। तो इसी तरह जो है यहाँ के हमें इनके जो सबसे पहले हमने इनके ब्यूरल्स को स्टडी किया। हरप्पा, बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने जो है हरप्पा के ब्यूरल्स को स्टडी किया। तो ब्यूरल्स से इनको पता चलता है वहाँ जो डेड जो है जनरली पिट्स में रखा जाता था, खोद के वहाँ डेड को दफनाया जाता था, उनके साथ बहुत सारे चीज़ा दफनाया जाता था। ठीक है, देखो सम ग्रेव्स कंटेंट पोट्री, ऑर्नामेंट्स यानी कुछ या ज्वेलरीज, बहुत सारे इन जो लोग मैन या वुमेन जहाँ दफन किया गया है वहाँ से ये चीज़ मिलता है हमें, ज्वेलरीज मिलता है, ऑर्नामेंट्स मिलता है, पोट्री मिलता है। ये पोट्री कितना कीमतदार था, ये ज्वेलरीज कितना कॉस्टली था उस टाइम में, उन चीज़ों के बेस पे हमने ये पता किया कितना सोशली डिफरेंस था, या कुछ चीज़ ब्यूरल्स में कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ इंडिकेट करता है हमें कि सोशली कितना डिफरेंस था, ये चीज़ पता करने के लिए। तो कुछ ब्यूरल्स में हमें ऑर्नामेंट्स मिला, ख़ासकर 3 शेल रिंग देखने को मिलता है एक जगह, जहाँ पे एक जस्पर देखने को मिलता है, बीट देखने को मिलता है, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीट्स देखता है। कहाँ पे? एक स्कल, जो स्कल पड़ा हुआ था दफन करके, एक स्कल था यानी ब्रेन का पोर्शन, उस पोर्शन में हमें एक मेल का स्कल था, उस पोर्शन में कई शेल रिंग्स जो है खासकर 3 हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोबीट्स या जस्पर, ये चीज़ दफन किया गया था। ऑन द बेस्ट ऑफ डेट थिंग्स वी कैन से डेट कि ये किस स्टैंडर्ड के लोग थे, क्या थे। इन सम इंस्टांस द डेड वर ब्यूरीड विद द कॉपर मिरर, कई जगह से हमें उनके ब्यूरल से मिरर के बारे में पता चलता है। आप अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, बुक खोलते ही हमें एक कॉपर का एक बड़ा सा मिरर देखता है, तो ये कॉपर मिरर हमें उनके ब्यूरल से मिला है। बहुत सारे जगहों पे हमें जो है प्रीशियस थिंग्स देखने को मिला, लेकिन हरप्पा में उतना प्रीशियस कीमती चीज़ात ब्यूरल से देखने को नहीं मिला जितना हमें मेसोपोटामिया से मिला। क्योंकि हरप्पा के जो कंटेम्प्रेरी कल्चर मेसोपोटामिया वगैरह, उनको जब आर्कोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो वहाँ से सोशल डिफरेंस मैक्सिमम ब्यूरल से वहाँ से पता किया है। तो उसकी बेस पे इंडिया में भी उन्हीं चीज़ को इसी के बेस पे स्टडी किया है। तो ख़ासकर सबसे बड़ा स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई करने के लिए सोशल डिफरेंस जो है क्या था, तो वो उनके साथ जो इस्तेमाल किए हुए आर्टिफैक्ट से पता चलता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर में सोने का प्लेट है, सोने का कप है, फलाने, ज़रूर कोई अमीर होगा, हम कहता है ना ये ज़रूर कोई अमीर होगा। तो उसकी आर्टिफैक्ट जो चीज़ हरप्पा के लोगों ने इस्तेमाल किया, उन आर्टिफैक्ट्स को स्टडी किया आर्कोलॉजी की टीम ने। हालांकि इसको ब्रॉडली क्लासिफाई किया, रोज़ यूज़ करने वाला और कीमती चीज़। आज देखो हमारे यहाँ पे सोने की चीज़ात बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, एक रोज़ यूज़ होने वाला चीज़ नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर रोज़ इस्तेमाल होता है, मतलब ये कोई कॉमन है, उतना कॉस्टली नहीं है। कुछ चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, मतलब ये बहुत कॉस्टली है। आर्कोलॉजिस्ट इसी बेस पे स्टडी करता है कि रेयरली क्या मिल रहा है या कॉमनली क्या मिल रहा है। यो रेयरली मिल रहा है। अभी देखो आप बाज़ार से घूमते घूमते बस सोना बहुत कम देखेंगे, सोने की चीज़ात बहुत कम देखेंगे, गोल्ड की चीज़ात कम देखेंगे, जिसके बेस पे हमें ये पता करना है भाई ये चीज़ कम क्यों दिख रही है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है, हर कोई इसको एफोर्ड नहीं कर सकता। सेम इसी तरह जो आर्कोलॉजिस्ट ने भी स्टडी किया, जो चीज़ कम मिल रहा है वो कॉस्टली रखा उनको, जो चीज़ बहुत सारे मिल रहे थे वो जो है कॉस्टली नहीं था। तो हमें यूटिलिटेरियन जो रोज़ इस्तेमाल होते हैं और लग्जरियस कौन सा है, खासकर आर्टिफैक्ट जिनमें कुछ ऑब्जेक्ट जो डेली यूज़ के लिए स्टोन का या क्ले का वगैरह का, या कॉन्स या पोट्री हो या नेडल्स हो, फ्लैश ओवर्स या बहुत सारे चीज़ात कई स्टेलमेंट से मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आर्टिफैक्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ सोशली क्या डिफरेंसेस था, कहाँ कहाँ क्या था, कौन लोग था, इस चीज़ को पता करने के लिए खासकर आर्कोलॉजिस्ट जो है इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया। कौन सा कॉस्टली मटेरियल है, कौन सा कॉस्टली मटेरियल नहीं है, ये चीज़ आर्कोलॉजिस्ट ने पता करने के लिए कुछ पोर्ट ऑफ फैंस या बीट्स, माइक्रो बीट्स वगैरह, कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट या कुछ जनरल ऑब्जेक्ट, इनको आर्कोलॉजिस्ट ने लर्न किया उन आर्कोलॉजी से जो मेसोपोटामियन कल्चर का जो आर्कोलॉजी ने एक्सकवेट करके स्टडी किया था, उन्होंने इन डिफरेंस को पता किया था। ऑन द बेस्ट ऑफ डेट कि यहाँ पे भी इन्हीं चीज़ को स्टडी करने की कोशिश किया कि सोशली हाई क्लास कौन लोग है, रिच क्लास कौन लोग था, यहाँ पे था कि नहीं था हमारे यहाँ पे। तो उसको अक्सर जो है मोहनजोदारो और हरप्पा में सोशली
रिच क्लास के लोग था और रहते थे इन सिटीज़ में। ये इनकी, क्योंकि हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा से कुछ रिच कॉस्ट के टूल्स या आर्टिफैक्ट्स देखने को मिला, उस बेस पे हम कह सकता है इन लार्ज सिटीज़ में कुछ हद तक रिच सोसाइटी रहा करते थे। उस चीज़ के बारे में पता करने के लिए आर्कियोलॉजी ने पता भी किया। तो यहाँ पे हमें इन सिटीज़ में थोड़ा बहुत हाई कॉस्ट के यानी क्वालिटी वाला चीज़ात इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। उसके बेस पे कह सकते हैं यहाँ कुछ बड़े लोग रहा करते थे। तो ये था एक सोशल डिफरेंस को स्टडी करने का तरीका जो हड़प्पा में आर्कियोलॉजिस्ट ने किया। हालांकि कुछ जगह कॉपर मिरर वगैरह मिलना, लेकिन वो चीज़ जो कॉमनली जहाँ से वो चीज़ जो कॉमनली मिल रहा है हमने उसको रिच में नहीं रखा। जो चीज़ बहुत कम ही मिल रहा है तो उनको हमने रिच में गिना गया। उसके बाद हम देखता है क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन कैसा था। तो चलो हम डिस्कस करते हैं उनकी क्राफ्ट के ऊपर। टाइप्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन सच एज बीड्स मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग या सील वेट में या वगैरह या वैरायटी। देखो एक तो क्या था इनकी यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन था, काम काज चलता था क्राफ्ट के। शेल कटिंग के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज़ थे, मेटल वर्किंग के बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ थे, या सील मेकिंग का या वेट मेकिंग का, जहाँ पे वेट मेजरमेंट के लिए जो इस्तेमाल करता है। हड़प्पा के लोग काफ़ी इस चीज़ में एक्सपर्ट था। तो थोड़ा बहुत हम इनके मटेरियल्स कहाँ से लाते थे, फिर ये मटेरियल क्या था, कहाँ कौन कौन सी मटेरियल्स को ये चीज़ बनाते थे, अगर उसके ऊपर डिस्कस करें हड़प्पा में तो वैरायटी ऑफ मटेरियल इस्तेमाल होते थे। जिससे कि देखो बहुत सारे कार्नलिन एक मटेरियल है जो रेडिश कलर के, जो है एक किस्म का स्टोन जो रेडिश कलर के है, जो थोड़ा नर अमेरिकन रेडिश कलर के है, रेड कलर के, या जस्पर या येलो स्टोन कुछ, या क्रिस्टल या कलरलेस स्टोन, या कट्स या स्टेट मेटल, कॉपर या ब्रोंज या गोल्ड, शेल, ये सारा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है इनकी क्राफ्ट बनाने के लिए। क्राफ्ट में क्या आता है भाई, इनकी बर्तन बनाने के लिए, इनकी बाकी टूल्स को बनाने के लिए, ये सारा इन क्राफ्ट के लिए इन मटेरियल का इस्तेमाल किया है हड़प्पा के लोगों ने, जो हमारे चैप्टर में क्लियर कहता है। उसके बाद भाई ये क्राफ्ट किस शेप की हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, तो कहता है शेप जो क्राफ्ट का था, नंबर ऑफ शेप था। देखो डिस्क शेप था, सिलेंड्रिकल शेप के कुछ इनकी आर्टिफैक्ट्स मिलता है, स्फेरिकल शेप, बैरल शेप देखने को मिलता है हमें, सेगमेंटेड शेप, इस तरह बहुत सारे था। और इनको डेकोरेट किया हुआ था, पेंटिंग किया हुआ था, डिज़ाइन किया हुआ था। कुछ चीज़ों में हम कहते हैं ना फ्लोराइन फना या प्लांट एनिमल का डिज़ाइन बनाना, इस तरह के डिज़ाइन किया हुआ था इनके ऊपर। और ख़ासकर कुछ बीड्स मतलब बनाना, वह चीज़ात बनाने के लिए, डेकोरेशन के लिए, मतलब गोल्ड कैप्स लगाना, उनको डेकोरेट करना, उनके ऊपर डिज़ाइन बनाना, ये सारा कुछ इनकी आर्ट एंड क्राफ्ट में देखने को मिलता है। और जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ हमने बता दिया, और किस साइज़ के, किस टाइप के हुआ करते थे, ये भी हमने डिस्कस किया। तो कहता है ये बीड्स मेकिंग की टेक्निक्स क्या था। देखो टेक्निक्स बीड मेकिंग के हमें मटेरियल से पता चलता है। उनको मोल्डिंग करता था, चिपिंग करता था, ग्राइंडिंग करना, इसको थक पर पाउडर बनाना, फिर मिट्टी को फिर बनाना, पॉलिशिंग करना, ड्रिलिंग करना, ये कुछ टेक्निक्स था जो चीज़ात को बनाने के टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे। भाई आपको कैसे पता, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे साइट्स को देखा जहाँ पे इनका इंडस्ट्रीज़ था। भाई वो कैसे पता, तो जाहिर सी बात है अभी हम बाज़ार से चलते चलते कहीं पे ज़्यादातर लकड़ी के छोटे से टुकड़े पाउडर्स वगैरह है, तो हम बोलेंगे यहाँ लकड़ी का काम होता होगा, पता चलेंगे। चलते चलते बाज़ार में कहीं पे गाड़ी के कुछ पार्ट्स, आप जो व्हीकल चलाते हैं उसके कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, तो अब बहुत सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं, कुछ फिनिश्ड है, कुछ अनफिनिश्ड व्हीकल्स के ये चीज़ें देखने को मिलता है, पार्ट्स वगैरह। तो हम कह सकते हैं यहाँ गाड़ी बनाता होगा यार, भाई यहाँ वर्कशॉप होगा। इसी तरह हमें भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता चलता है। यहाँ पे ख़ासकर आपके आर्कियोलॉजी की टीम ने बहुत अच्छी तरह स्टडी किया इनको। चनादारू से मिला हमें, लोथल से मिला, धौलावारी, नागेश्वर और बालाकोट बहुत बड़ा शेल के सेंटर हुआ करता था। मोहनजोदारो और हड़प्पा वगैरह बहुत सारे कुछ जगह थे जो क्राफ्ट के सेंटर हुआ करते थे, यहाँ इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे। तो क्राफ्ट के कुछ सेंटर्स था मोहनजोदारो में या हड़प्पा में, वो जो है, या आपका धौलावीरा या नागेश्वर, तो इनमें कुछ चीज़ात बनाया जाता था। उसका कैसे आपको पता, भाई हमें यहाँ से उन रॉ मटेरियल्स वहाँ से मिलता है, या फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिलता है, या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स के कुछ पाउडर्स, कुछ चीज़ात देखने को मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ वो पाउडर या वो केमिकल, वो चीज़ जो जहाँ से मिल रहा है, स्टोन की कटिंग या अनफिनिश्ड प्रोडक्ट, हम कह सकते
लगता है कि यहाँ पे इसकी फैक्ट्री था, क्योंकि हमें बहुत सारे कुछ मिला देखने को। चलो हम देखते हैं कहाँ से मिला, क्या मिला। तो डिस्कस करता है कि आर्कोलॉजिस्ट ने हाउ आर्कोलॉजिस्ट आइडेंटिफाइड द सेंटर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, किस तरह आर्कोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे इन चीज़ों के, इनके फैक्ट्रीज, इन कामकाज के फैक्ट्रीज हुआ करते थे। In order to identify the center of crop production, archaeologists usually look for raw materials such as stone, old shells, copper और extra. देखो, आप अपनी क्रॉप प्रोडक्शन की सेंटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ जगह में इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश किया, जहाँ पे अगर कहीं पे पत्थर का काम हो रहा है तो वहाँ जाहिर सी बात है पत्थर का पाउडर होगा, या ईंट पर, फॉर एग्जाम्पल पत्थर छोड़ ईंट के हम एग्जाम्पल देते हैं। ईंट जहाँ कहीं बना रहा है वहाँ कुछ सीमेंट पड़े होंगे, कुछ बजरी पड़े होंगे, और ऊपर से वहाँ कुछ ईंट बना के फिनिश इट, टूटे फूटे, अनसाइज, साइज ठीक नहीं करना, अच्छी तरह मतलब पैक ना होना, टूटे फूटे वहाँ पड़ के हो, उनके बेस पे हम कह सकते हैं यहाँ ईंट बनाता है। इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट ने भी मटेरियल्स को ढूंढने की कोशिश किया कि उसकी फिनिश्ड और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स वहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। तो देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर द टूल्स विच वर यूज्ड फॉर मेकिंग क्राफ्ट, और ऊपर से वो जो क्राफ्ट के काम काज जिस चीज़ का बना रहा है उसके टूल्स भी आर्कियोलॉजी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, और बहुत सारे टूल्स भी मिला, उसकी बेस पे भी कहा। देखो, आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर अनफिनिश्ड और इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट्स, जिसे हम बाज़ार से चलते चलते कहीं दरवाजे के, खिड़की के लकड़ियाँ जो बना के फिट नहीं किया हुआ पड़े हुए हैं, कहीं दरवाज़ा फिट करके पड़े हुए हैं, और कहीं पे वो मशीन्स पड़े हुए हैं, तो हमें पता है यहाँ पे जो है लकड़ी का कामकाज होता है। इसी तरह जो लकड़ी के पाउडर्स पड़े हुए हैं, तो उन सारे चीज़ को हमें पता कर सकता नहीं यहाँ पे ये फैक्ट्री था। इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट ने भी वहाँ पे वो चीज़ देखने को देखा। आल्सो लुक फॉर द रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, और वहाँ एक तो रिजेक्टेड मटेरियल्स होता है, भाई ये काम का नहीं हो गया, इसको फेंक दिया, भाई ये लकड़ी काटा था, इसका छोटा हिस्सा बच गया, इधर फेंक दिया, या कुछ वेस्ट हो गया, या कुछ ऐसे मटेरियल जिसको दरवाज़ा तो बनाया था, साइज़ का नहीं हो गया, रिजेक्ट हो गया, भाई इधर पड़ा हुआ है। तो इस तरह के कुछ चीज़ें फेंक के देखने को मिलता है हरप्पा में जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का, खासकर मैंने कहा है कुछ कार्लिन जैसे, लैप्सलूजी जैसे कुछ मटेरियल्स जो स्टोन वगैरह का टुकड़े वगैरह फेंक के उस एरिया में देखता है, तो कहता है यहाँ पे इनकी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो बोलता है भाई कहाँ मिला, क्या मिला। वेस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, समटाइम लार्ज वेस्ट pieces were used up to make smaller object. These traces suggest that apart from the small piece centers, craft production was also undertaken in large cities such as Mohenjo-daro and Harappa. सबसे बेहतरीन तरीका है इंडस्ट्रीज़ को पता करने के लिए वहाँ पड़े हुए वेस्ट मटेरियल, वहाँ पड़े हुए कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमें ट्रेस होता है बहुत सारे साइट से हरप्पा के, इसलिए पता चलता है ये जगह इसका सेंटर रहा है। ख़ासकर हमारा ये हरप्पा और मोहनजोदारो यहाँ से भी मिला हमें, इसके अलावा बहुत सारी जगह से मिलता है, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कुछ जगह था जहाँ पे इंडस्ट्रीज था तो कम था, लेकिन कुछ जगहों में था कि ये मटेरियल मिलके हमें पता चलता है यहाँ से भी ये चीज़ देखने को मिला। तो अब बोलो भाई कौन सा स्ट्रेटजीज अपना देते ये लोग इस मटेरियल को लाने के लिए, चीज़ा जैसे कि इनको बर्तन बनाना है या बाकी क्राफ्ट बनाना है, क्राफ्ट के कामकाज चलाने के लिए। अभी हम जो है गाड़ियों में बजरी रेत वगैरह लाता है, तो इस तरह ये लोग क्या इस्तेमाल करते थे इन मटेरियल्स को यहाँ लाने के लिए, क्राफ्ट बनाने के लिए। क्योंकि कुछ मटेरियल्स हमने कहा लैब इसका अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, लैप्सलूजी वगैरह शोरतगाई से लाता था, शोरतगाई अफ़गानिस्तान, तो वहाँ से लैप्सलूजी का मटेरियल लाते थे या फिनिश्ड प्रोडक्ट लाते थे। तो लाते कैसे थे, क्योंकि आज तो हमारे पास बहुत सारे एयर सर्विस है, बाकी आपके गाड़ियाँ इनके थ्रू लाते थे। पहले लोग किस तरह लाते थे इन मटेरियल्स को इतने दूर से। तो देखता है टेराकोटा टॉय मॉडल्स ऑफ ब्लैक कार्ट्स सजेस्टेड दैट इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल्स अक्रॉस लैंड रूट्स। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें कहीं पे टूटे फूटे जहाज़ के टुकड़े मिलेंगे तो हम बोलेंगे यार यहाँ लोग जहाज़ में ट्रैवल करते, लोगों ने जहाज़ देखा है। इसी तरह आर्कियोलॉजी के टीम ने जब एक्सकेवेट किया तो इनको ब्लैक कार्ट्स देखने को मिला, टेराकोटा टॉय, खास की ब्लैक कार्ट नहीं खुद टॉयज देखने को मिला। इसका टेराकोटा हो गया एक किस्म का क्ले, सॉइल, मिट्टी, क्ले, उसका क्ले का जो है एक टॉय मिलता है हमें ब्लैक कार्ट का, जिसे हम टंका रेड़ा जो भी कहता है हम लोग, तो वो मिलता है। तो जाहिर सी बात है
खाने के लिए तो इस चीज़ को इस्तेमाल करता नहीं होगा, ये तो ट्रांसपोर्ट के कामकाज की चीज़ है। तो हमें ये पता चलता है ये ब्लैक कार्ट एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट हुआ करता था एक जगह से मटेरियल्स को दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट हो। ठीक है। डिपिक्शन ऑफ शिप एंड बोट्स ऑन सील सजेस्ट दैट रिवर रूट अलोंग द इंडस एंड इट्स tributaries as well as coastal routes were used for transporting goods and people। देखो ऊपर से हरप्पा से हमें किश्ती तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उनकी सील्स में अगर किश्ती है तो जाहिर से बात है इन्होंने शिप को तो देखा है। उनकी सील्स से कुछ बोट हमें देखने को मिलता है, शिप देखने को मिलता है इनकी सील्स में। मतलब ये लोग बोट को जानते थे, शिप को जानते थे, तभी तो इस चीज़ का सील बनाया है। तो उस बेस पे हम कह सकता है कि ये लोग रिवर रूट भी इस्तेमाल करते थे, चाहे पीपल को ट्रांसपोर्ट करना हो या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना हो। इसका मतलब हमें पता चलता है यहाँ के लोग जो मटेरियल्स स्क्रैप प्रोडक्शन के लिए लाते थे वो रिवर रूट्स के भी थ्रू लाते थे, लैंड रूट्स के भी थ्रू। क्योंकि रिवर रूट्स का हमें कहाँ से पता चल रहा है भाई, हमें शिप और बोट देखने को मिल रहे हैं उनके सील्स पे। तो जाहिर से बात है ये शिप और बोट तो आज की कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि आर्कोलॉजिस्ट को जो चीज़ मिला उस वक्त जो चीज़ मिला वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में उस चीज़ के यूज़ को देखता है, उसकी बेस पे कह रहा है। तो जाहिर सी बात है आज तो हमारे यहाँ पे शिप और ये बोट तो उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, रिवर रूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये रिवर रूट्स भी इस्तेमाल करते थे। हरप्पन प्रोक्योर्ड मटेरियल फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन देखो Harpans procured material for crop production by established settlements where raw material was available। हरप्पा के लोग रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए, किसको कलेक्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए उन जगहों में सेटल होता था जहाँ पे इस चीज़ का रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, तो वहाँ लोग सेटल होता था। जैसे कि दिखता है हमने नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दो जगह है, नागेश्वर एंड बालाकोट। वहाँ से क्या मिलता था, शेल मिलता था। तो जाहिर से बात है शेल का बड़ा इंडस्ट्रीज था नागेश्वर और बालाकोट में। ये रिवर के आसपास था, पानी के आसपास था, शेल मिलता था। तो हमें नागेश्वर और बालाकोट से काफ़ी शेल के क्राफ्ट प्रोडक्शन के फिनिश्ड प्रोडक्ट, अनफिनिश्ड प्रोडक्ट वगैरह देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है नागेश्वर और बालाकोट फेमस क्राफ्ट के, शेल के क्राफ्ट के सेंटर हुआ करते थे। शोर्तगाई लैप्सलूजी। अब हमें ये जो एक और ये स्टोन का एक टाइप है जिसे चीज़ात बनाया जाता था, एक ब्लू स्टोन हुआ करता था लैप्सलूजी, ये कहाँ से मिलता है, हमें शोर्तगाई से मिलता है अफ़गानिस्तान में। तो जाहिर से बात है इसके बने हुए चीज़ात हमें हरप्पा में मिला, मोहनजोदारो में मिला, इसके बने हुए चीज़ात हमें दूसरे जगह से मिला। तो हम बोलता है भाई ये मटेरियल तो वहाँ नहीं है, लेकिन ये मटेरियल देखता अफ़गानिस्तान शोर्तगाई में है। तो वहाँ से या तो ये रॉ मटेरियल की शक्ल में आया, मटेरियल बना के आया, वहाँ से आया ये चीज़। ये पता चलता है कि ये साइट, हरप्पा के साइट और वो शोर्तगाई में आपस में ट्रेड लिंक था। इसका एक आइडेंटिफिकेशन हमें यहाँ से भी मिलता है कि ये सामान वहाँ से यहाँ इसलिए तो पहुँचा है। लोथल एक जगह है इंडिया में, वहाँ से कार्लिन मिला, ये एक स्टोन है, या स्टेट मिला, या वो राजस्थान और गुजरात से हमें कुछ कॉपर्स के बारे में पता चलता है। वहाँ कॉपर्स के बहुत सारे चीज़ मिलता है, साउथ इंडिया वगैरह में गोल्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो इन एरियाज से या तो फिनिश्ड प्रोडक्ट आते थे, लेकिन मैक्सिमम फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं आ रहा, यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट ही आ रहे हैं क्योंकि इनके जो है रॉ मटेरियल्स या वहीं से मिल रहा है, और ऊपर से इनके इंडस्ट्रीज़ के बारे में इन जगहों में पता चल रहा है। मतलब यहाँ से ये साजो सामान आते थे, यहाँ पे इन सामान के क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करते थे, ये पता चल रहा है हमें यहाँ से। ठीक है, तो हमें पता चलता है इन जगह, किन किन जगहों में जो है ये सामान होते थे। ठीक, उसके बाद हम कहता है फिर ये मटेरियल यहाँ जो लाया
स्ट्रेटजीज फॉर प्रोकरिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम डिस्टेंस लैंड या वेस्ट एशिया, या इसके अलावा कुछ जगह जो हमारे हड़प्पा के कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन था वहाँ कौन सी सामान जाते थे, क्या लाते थे, ये चीज़ हमें पता चलता है। कुछ चीज़ें इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, कहीं और देखने को मिल रहा है, लेकिन उस चीज़ का जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स में पहले समझाऊंगा कि पुमा, लिवाइस, ये कुछ इस कंपनी के या इस टेक का कुछ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे है, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है ये कंपनीज यहाँ नहीं कहीं फॉरेन कंट्री में है, लेकिन आया किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू आया। मतलब एक चीज़ पता चल रहा है, हमें तो पता चल रहा है कि इंडिया और इन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड लिंक है, क्योंकि इस प्रोडक्ट का जो है टेक हमें बता रहा है कि ये प्रोडक्ट का फैक्ट्री तो वहाँ पे है लेकिन पहुँचा यहाँ। इसी तरह कुछ चीज़ों का सील्स हमें मेसोपोटामियन सील्स यहाँ देखने को मिला। हड़प्पा का सील्स मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है। कुछ प्रोडक्ट जैसे कि लैप्स हमारे यहाँ होता है शोरतगाई में, लेकिन उसके बने हुए चीज़ात मिला मेसोपोटामिया में, लेकिन वहाँ इसके कोई रॉ मटेरियल्स नहीं देखने को मिलता है। तो पता चलता है ज़रूर ट्रेड के थ्रू ये प्रोडक्ट आया। तो कुछ चीज़ों को पता करता है। हम देखो, रिसेंटली आर्कोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान। लेकिन आज के आर्कोलॉजिस्ट की रिसर्च चलते रहता है, तो बोलता है मैक्सिमम कॉपर ओमान से आते थे। आज के आर्कोलॉजिस्ट हमें बताता है कुछ कॉपर यहाँ पे ओमान से आते थे। अरेबियन पेनिनसुला के थ्रू, क्योंकि chemical analysis have shown that both Omani copper and Harappan copper artifact have traces of same nickel। कॉपर्स में जो निकल्स जो भी यूज़ होता है केमिकल वगैरह जो, वो सेम दिख रहा है ओमान वाला कॉपर और आपके हड़प्पा वाला कॉपर, उस प्रोडक्ट में वही निकल सेम देखने को मिल रहा है। मतलब ये क्योंकि इन्हीं जगह से आया तभी तो ये निकल सेम यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस बेस पे हमें पता चलता है कि भाई यार जो निकल्स यहाँ की कॉपर्स में पाया जा रहा है वो ओमान के कॉपर में भी है, और कहीं ये सेम नहीं आ रहा है। मतलब ओमान तो बड़ा सेंटर रहा है कॉपर का, क्योंकि मेसोपोटामिया में तो ओमान से ज़्यादा कॉपर जाता था, ये पता चला मेसोपोटामियन की किताबों से। तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी कहीं ये ओमान से आता होगा, क्योंकि ये सेम सिविलाइजेशन रहा है 3000 BC के आसपास, जो 2600 BC 2500 BC के आसपास में ये सारे कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन रहा है। ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा और आगे जाके। A distinctive type of vessels, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Oman site। ये आ गया ना भाई, ओमान में कुछ हड़प्पा के प्रोडक्ट मिल रहा है जो ओमान में कहीं और पाया नहीं जाता इसका रॉ मटेरियल। जैसे कि एक हड़प्पन जार या वेसल्स देखने को मिलता है जो थिक लेयर ब्लैक क्ले के बने हुए, थिक लेयर ब्लैक क्ले के बने हुए हमें कहाँ पाता है? ओमान में। ओमान यानी अरब पेनिनसुला में है, और अरब के एरियाज़ में ओमान आपको आज का मॉडर्न नेम भी वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ जो है कुछ हड़प्पा के प्रोडक्ट देखने को मिला, जैसे कि जार या वेसल्स देखने को मिलता है। मतलब ये तो तय है कि ओमान और हड़प्पा के बीच में ट्रेड था, क्योंकि वहाँ के कुछ प्रोडक्ट यहाँ देखने को मिलता है कॉपर, और यहाँ के कुछ प्रोडक्ट वहाँ देखने को। इसके बेसिस पे हम कह सकता है हड़प्पा का ट्रेड लिंक था ओमान के साथ। या it is possible that Harappan exchanged the contents of these vessels for Omani copper। या ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, हमने कॉपर लाया ओमान से, मतलब इन्होंने ट्रेड किया होगा, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज किया होगा गुड्स को गुड्स के साथ। ये जो हड़प्पा के गुड्स है ये ओमान को दिया होगा, वहाँ से कॉपर लाया होगा, क्योंकि हमें जो चीज़ वहाँ से मिला उसकी बेसिस पे तो हम स्टडी कर रहा है। Mesopotamian text datable to the 3rd millennium BCE refers to the copper coming from the regional call it मगन। मेसोपोटामिया की जो किताब है 3rd मिलियन BC में लिखी हुई इनकी किताब है, वहाँ पता चलता है हमें कि मगन नाम के जगह से कॉपर आता था मेसोपोटामिया में। हम दूसरे सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, क्योंकि ये बहुत कुछ एक दूसरे को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। तो मगन से कॉपर आते थे, ये मेसोपोटामियन की किताब लिखता है। मगन यानी ओमान को कहता है।
And interestingly enough, copper found Mesopotamian site also contain traces of nickel. लेकिन कुछ हद तक कोपर्स मेसोपोटामिया में भी पाए जाते थे, क्योंकि वहाँ से कुछ निकल्स देखने को मिलता है। लेकिन इसका निकल्स हमारे इंडिया के कोपर्स के निकल्स के साथ मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमारा किन के साथ हो रहा है? ओमान का। तो हमें इसीलिए हमें पता चल रहा है ओमान से ट्रेड लिंक है। ठीक है। It is worth noting that Mesopotamian texts mention contact with regions, name it Dilmun. इसके अलावा मेसोपोटामिया की किताब से हमें पता चलता है, मेसोपोटामिया की किताब से पता चलता है भाई हमारा दिलमुम नाम के जगह से कंटेक्ट था। तो दिलमुम मेंशन नेम है बहरीन का। तो मेसोपोटामिया का लिंक था किन के साथ? बहरीन के साथ। ये पता चलता है वहाँ की किताब से। फर्दर बोलता है बहरीन यानी दिलमुम, मगन, ओमान एंड मिलुहा द हरपन रीजन। यानी मेसोपोटामियन टेक्स्ट कह रहा है हम ट्रेड करते थे दिलमुम के साथ, बहरीन, मगन के साथ, आपका ओमान, मिलुहा एक नया टर्म, मिलुहा हरपन को कहते थे। मतलब एक चीज़ साफ है कि इंडिया के हरपन कल्चर के साथ किनका ट्रेड लिंक था? मेसोपोटामिया का। तभी तो इनका गुड्स इधर, उनका गुड्स इधर, इनका उधर देखने को मिल रहा है। हमें एक चीज़ हमें क्लियर हो रहा है कि किन के साथ? हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड लिंक था। ये पता चल रहा है यहाँ से। ठीक है। दे मेंशन्ड द प्रोडक्ट फ्रॉम मिलुहा। हालांकि उनकी किताब में इतना तक मेंशन है, मिलुहा से कौन सी सामान आते थे? मिलुहा यानी हरप्पा। देखो हरपन रीजन, कार्नलीन आते थे, जिनका हमने जिक्र किया कि हमारे हरपन में इसके बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिला है। स्टोन, लैप्स लूजी शोरतगाई में हमारे पास, अभी हमने डिस्कस किया कहाँ पाया जाता है? शोरतगाई में। तो इसका सारा मटेरियल हमारे हरपा में होता है। लेकिन मेसोपोटामियन किताब बोल रहा है कि ये सामान उधर से आते थे, हरपन से। मतलब ये चीज़ जाते थे यहाँ से। कॉपर कई हद तक यहाँ से जाते थे। गोल्ड या कुछ वैराइटीज ऑफ वुड प्रोडक्ट भी यहाँ से जाते थे। मतलब ट्रेड तो होता था बहरीन के साथ, ओमान के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था। लेकिन कौन सी सामान मेसोपोटामिया में यहाँ से जा रहा है? एक्सपोर्ट क्या हो रहा है यहाँ से? एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? कौन सी सामान यहाँ से जा रहा है? यहाँ तक हमने स्टडी किया, पता चला। देखो इस रिसर्च कितना, आर्कोलॉजी कितना टॉप पे चला गया कि यहाँ तक पता किया कि हरप्पा से कौन से सामान जा रहे थे मेसोपोटामिया। फिर मेसोपोटामियन myth says that may your birds be the Hajan bird may its guard the heart of the royal place. Some archaeologists think the Haja bird was the peacock. कुछ हद तक हिस्ट्री हमें फोक लोर से भी पता चलता है। कुछ हद तक हिस्ट्री हमें वहाँ की जो मिथ्स है, स्टोरीज़ है, उन चीज़ों से पता चलता है। क्योंकि इंडिया को तो सोने का चिड़िया कहा जाते थे, कहावत है। मतलब कहता है कि कुछ सामान मेसोपोटामिया की कुछ मिथ्स में कहता है कि भाई देखो हमारा एक ट्रेड लिंक था, हमने एक बड़ा रॉयल स्टैंडर्ड ज़िंदगी के बारे में सुना है जो हाजन बर्ड यानी शायद पीकॉक को कहता है। पीकॉक तो इंडिया में होता है। तो इन चीज़ों के बारे में मेसोपोटामियन मिथ से भी पता चल रहा है। कहीं ना कहीं इन्होंने हमारे इंडिया के बारे में देखा है, कहीं ना कहीं ये पीकॉक वगैरह इंडिया का ही होगा। हमारे कल्चर सिविलाइजेशन यहाँ चल रहा था उस टाइम, हरप्पा। तो इन सब ने हमें क्लियर कर दिया कि हरप्पा का मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड लिंक था। या Mesopotamian text refers Miluha, the Harpan region, as a land of seafarers. Besides, we find depictions of ships and boats in the seals. ऊपर से आप इंडिया को तो पूरी तरह देखते हो। अगर हम इंडिया को देखें तो पूरे पानी में आधा हिस्सा। कहता है कि मेसोपोटामियन किताब कहता है जब हम मिलुहा जाते थे, बड़े बड़े पानी के लहरों से होके जाते थे, पानी के लहरों को क्रॉस करना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी शिप और बोट्स का हमें पहले से सील्स में देखने को मिला। शिप और बोट तो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होते थे, इसके बारे में पता चल रहा है। मतलब किन के साथ ट्रेड हो रहा था ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। चलो हम आगे बढ़ता है। फिर ट्रेड के बाद क्या था? हरपन सील्स के बारे में हम स्टडी करें तो सील्स हो गया जैसे कि आप
सील्स होता है, पहचान होता है। जैसे कि आप किसी हाई सेकेंडरी से है, फॉर एग्जांपल आप हमारा बॉयज़ हाई सेकेंडरी से है, तो आपकी स्कूल में जो सील होता है बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल करगिल, एक पहचान है। उस सील को देख के मैं ये बोल सकता है कि देखो भाई यहाँ पे तो बॉयज़ हाई सेकेंडरी लिखा है, मतलब कारगिल के बॉयज़ हाई सेकेंडरी है, ये पता चल रहा है। इसी तरह जो है कुछ चीज़ात हमें सील के थ्रू ही पता चलता है कि कौन सा सामान कहाँ से आया, कौन सा चीज़। जैसे कि अभी हमारे पास कुछ सील्स है, मैंने अभी जस्ट बताया था पूमा का, आपका लिवाइस वगैरह का जिक्र किया है, ये कुछ सील है, पहचान है, वहाँ का प्रोडक्ट यहाँ आया है क्योंकि उसकी फैक्ट्री वहाँ पे है। देखो हम देखते हैं हरपन के भी कुछ सील्स था। सील एंड सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट ए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with the rope and on the knot was fixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. हमारे स्कूल्स में एग्ज़ाम के बाद हम पेपर्स को सील किया जाता है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको। सील्स करते समय हम वहाँ पे क्या करता है, एक लाल सा कुछ जलाता है, उसके ऊपर लगाता है, उसको बंद करने के बाद उसके ऊपर थापा डालता है। ये क्यों डाल रहे हैं हम, इसको सील क्यों करें, ताकि जिस चीज़ को हमने सेफली यहाँ कलेक्ट किया है इसको सेफली वहाँ पहुँचाने के लिए, ताकि बीच रास्ते में कहीं पे भी इसके ऊपर जो है टेम्पर ना किया जाए, इसको बाहर खोदना ना किया जाए, ये चीज़ात ना किया जाए, खोला इसको कुछ मिस ये ना किया जाए, गलती ना किया जाए रास्ते में, इसके लिए सील किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सील इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एक बैग में आपने सामान भेजना है, यहाँ से श्रीनगर भेजना है, जम्मू भेजना है, आप दिल्ली भेजना है। अब क्या करता था, बैग भर के सामान दिया, देने के बाद उसको अच्छी तरह धागा से बंद कर दिया, करने के बाद वेट क्ले लाया, गीला सा क्ले लाया, उसको मालिश किया, उसके ऊपर थापा डाल दिया। अगर इसी थापा के साथ, इस स्टैम्प के साथ ये सामान वहाँ पहुँच गया, मतलब कहीं पे बीच में इस बोरी में गड़बड़ नहीं हो गया, पहुँच गया वहाँ। अगर इनका ये सील पहचान पे कहीं पे भी गड़बड़ हो गया है, मतलब सामान को गड़बड़ हो गया, कहीं रास्ते में गड़बड़ किया है, इसको पहचान करने के लिए लोग क्या करता है, सील का इस्तेमाल करता है। इफ़ द बैग रीच विद द सील इंटेक, इट मीन्स दैट इट हैड बीन टेम्पर्ड विद द सीलिंग आल्सो कन्वेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। अगर सील को आगे पीछे कुछ हो गया तो हमको लगता है यहाँ टेम्पर हो गया, गड़बड़ किया है। अगर सील्ड पहुंचा माल तो सेंडर ने वहाँ सेफ भेजा है और यहाँ सेफ पहुंचा है, ये पता चलता है हमें। सील इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। हरपन सील्स यूजुअली हैव ए लाइन ऑफ राइटिंग एंड एनिमल मोटिफ। हरपन के भी कुछ सील था, वो अक्सर कुछ राइटिंग्स के लाइन देखने को मिलता है, ख़ासकर पिक्टोग्राफिक शेप में। एनिमल मोटिफ, जानवर की, कभी सर, कभी बुल का सर, कभी इस तरह के कुछ चीज़ात, एनिमल मोटिफ इस्तेमाल हुआ है हरप्पा के सील्स। इसीलिए एनिमल मोटिफ इस्तेमाल हुआ है ताकि चलने वाले को पढ़ ना सके। अभी मैं गड़बड़ सील इस्तेमाल करें तो रास्ते में कोई भी इसको बनाएंगे, लेकिन इसमें तो कोड छुपा हुआ है। एनिमल मोटिफ का सील भेजने के कारण ये इसलिए ताकि लोग इजीली इसको रीड ना कर सके, पढ़ ना सके क्या लिखा है, इसीलिए अक्सर इस तरह की चीज़ें होता थे। अब हम अगर स्क्रिप्ट के बारे में कहें तो अभी तो हमने जस्ट पहले से ही डिस्कस कर रहा हूँ सोर्स में कि हमने हरपन के स्क्रिप्ट अभी तक डिस्फर नहीं कर पाया। स्क्रिप्ट तो यूज़ हुआ है लेकिन हमने इसको डिस्फर नहीं कर पाया, ठीक है। देखो हरपन seals usually have a line of writing. Most of the inscriptions are short, the largest containing about 26 signs. हरप्पा में जो कुछ इंस्क्रिप्शंस देखने को मिला सील्स के, वो बहुत शॉर्ट है, लेकिन कुछ में 26 साइंस देखने को मिलता है। Although script remain undeciphered to date, it was eventually not alphabetical but pictographic. कहता है हरप्पा का स्क्रिप्ट अभी तक हमने डिस्पर नहीं किया है और ऊपर से इनका यट डेट यानी अभी तक कहा जो अल्फ़ाबेटिकल में है नहीं, इनका स्क्रिप्ट में मैक्सिमम जो है यहाँ पे साइन, सिंबल या पिक्चर्स है, पिक्टोग्राफिक वगैरह है, ठीक है। तो कई जगह 375, कई जगह 400 साइन देखने को मिलता है और मैक्सिमम इनका स्क्रिप्ट हमें यहाँ तक पता चलता है। इट इज़ अपेरेंट दैट द स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। एक होता है हमारा राइट टू लेफ़्ट, एक होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी इनके जो स्क्रिप्ट है, इनके जो सील्स है, इनका स्क्रिप्ट हमें हरप्पा के स्क्रिप्ट्स क्या होता है मैक्सिमम ये राइट से लेफ़्ट की तरह है,
राइट से लेफ्ट की तरह है, ठीक है। और तो वो जो पिक्चर जो साइन जो दिख रहा है उनमें वाइड बहुत बड़ा गैप देखने को मिल रहा है साइन एक सिंबल और दूसरे सिंबल के बीच में। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा, देखो APPLE, ठीक है। यहाँ पे गैप देखने को मिलता है बहुत सारे चीज़ों में, बीच में गैप है पिक्टोग्राफिक शेप में, बीच में बहुत सारे स्पेसिंग छोड़ के लिखा हुआ है, लेकिन राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। बहुत सारे जो है हमें सील्स देखने को मिलता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे इसका सील देखने को मिलता है। देखो, ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड, बहुत सारे सील्स, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलता है, लेकिन किन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, कॉपर टूल्स देखने को मिलता है, जार्स के ऊपर देखने को मिलता है, या टेराकोटा टैबलेट्स देखने को मिलता है हमें, ज्वेलरीज या बोन वगैरह, इन बहुत सारे चीज़ों में इनके सील्स देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल जो ख़त्म नहीं होगा, या स्किन, एनिमल स्किन या क्लोथ, कुछ ऐसी चीज़ात पे लिखा हुआ है लेकिन अनडिस्फर्ड है, अभी तक हमने डिस्फर नहीं कर पाया। इतना महान इंसान नहीं है कि इन्होंने क्या लिखा है इस पिक्चर को समझने वाला, ठीक है। तो चलो, हमने सील पे थोड़ा डिस्कस किया, तो अब थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी इनके बाद क्या है सील के बाद। तो वेट एंड मेजरमेंट है, चलो ये शार्ट करता है क्योंकि वेट और मेजरमेंट तो ये लोग काफ़ी एक्सपर्ट था। हम आगे जाता है कि व्हाट आर the indications prove that complex decisions were taken and part in the Harpan societies by the rulers। देखो, अब हरपन के बारे में हमने डिस्कस किया, भाई यहाँ का स्टीज प्लानिंग के साथ था, यहाँ एक साइज के ब्रिक्स आ रहा है, ब्रिक्स भी कुछ कहीं बना रहा है, आ रहा है, यानी इन सब को कोई तो है इस सिस्टम को चलाने वाला। ये सब ड्रेनेज सिस्टम प्लानिंग के साथ, भाई इतने मटेरियल यहाँ आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस एशिया के साथ, वेस्ट एशिया वगैरह के साथ ट्रेड दिख रहा है, इन सब को तो कोई तो था, कोई तो मैनेज करने वाला था। जब तक कोई चलाने वाला नहीं होगा, ह्यूमन खुद इतना ये तो नहीं होगा कि इसको सब अपने हिसाब से इस ला को चलाए। भाई हम लोग आज की मॉडर्न सोसाइटी को भी अगर कोई लीड नहीं करता है तो हम आगे पीछे सारा जगह ये सब कुछ ख़त्म करता है, आगे पीछे से जो है जहाँ से लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन उनको ब्लंडर करते हैं हम आज की सोसाइटी। तो इनमें इतने रूल्स के साथ सिस्टम को चलाने वाला कोई तो था इस सिस्टम को चलाने वाला। तो हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स ऐसा मिलता है, जैसे कि सील्स या वेट का या ब्रिक्स के कुछ चीज़ात जो साइज़ पे बना हुआ है, या कुछ ऐसी चीज़ात जो यूनिफॉर्म साइज़ का है, या हमें थ्रूआउट द जम्मू में जो मंडा साइड है वहाँ से गुजरात या आपके अफ़गानिस्तान चौरतगाई, जहाँ देखे कुछ न कुछ ये सेटलमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है। मतलब ये पता चल रहा है कोई तो था जिसको चला रहा है। We have also seen that settlements were strategically set up on the specific location for various reasons। और ऊपर से जो हरपा का जो लोकेशन है, सेटलमेंट है, ये उन जगहों में है जो लोगों के लिए फिजिबल है। एक ऐसी लोकेशन को चूज़ किया है जहाँ पे लोग ज़िंदगी कर सके, उनके कुछ रीज़न है। जैसे कि हमने नागेश्वर और बालाकोट एग्जाम्पल में लेता हूँ मैं, जस्ट एक एग्जाम्पल है नागेश्वर एंड बालाकोट का। तो नागेश्वर और बालाकोट एक ऐसा जगह था जहाँ से शेल बहुत अच्छा निकल रहा था, इसलिए लोग वहाँ इसलिए सेटल हुआ था कि वहाँ से शेल निकले। या हरपा, मोहनजोदाड़ो, आपको पता है इंडिया में ये साइट आज पाकिस्तान के पास है, लेकिन फर्टाइल एरिया है, सॉइल फर्टाइल है यहाँ का, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो सकता है, इकोनॉमी के लिए हब है ये। तो उन एरियाज में सेटल होना, ये सब कुछ न कुछ कोई तो था जो प्लानिंग के साथ ये सारा चीज़ कर रहा था, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में सेटअप होना, तो कोई तो था इसको चलाने वाला। या लार्ज लेबर कॉस्ट वाज मोबिलाइज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। इस हमने कल स्टाइडल पढ़ा मोहनजोदाड़ो का, या हमने डिस्कस किया लवर टोनिन को पूरे वालिड था दीवार, तो कुछ ज़्यादा लेबर काम करने वाला रहा होगा, इनको मैनेज करने वाला रहा होगा, तभी तो इतने प्लेटफॉर्म्स देखता है, इतने मकान देखता है और इतने ब्रिक्स का साइज़ देखता है। कोई तो है इन ब्रिक्स को, क्योंकि अब हमारे ये वीडियो वाला क्लास में थोड़ा बहुत हमें जल्दी करना पड़ता है, वैसे पूरा एग्जांपल्स नहीं देना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। ब्रिटिशर्स भी जब हमारे यहाँ पे रेलवे ट्रैक बना रहा था, तब जब इनको इंट मिला, फर्स्ट टाइम इस कल्चर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन गेटअप हो गया, ब्रिक्स मिला, तो ब्रिक्स को देख के बोला भाई ये ब्रिक्स तो कोई मैन मेड है, कहीं तो बन के आ रहा है, कहीं फैक्ट्री से तो बन के आ रहा है। फिर सोचने पर मजबूर हो गया, तभी तो हमको इतने बड़े कल्चर के बारे में पता चल रहा है।
तो ब्रिक्स के साइज़ और ब्रिक्स के डिज़ाइन से पता चल रहा है कि सोचने पे मजबूर किया इंसान को। चाना ये ब्रिक्स का साइज़ वगैरह ये चीज़ बना, कोई तो है जो डायरेक्शन दे रहे हैं इनको। यहाँ ना कहीं अथॉरिटी के बारे में हमें कुछ ना कुछ प्रूफ मिल रहा है। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना, उसको भी रेगुलेट करना एक रूलिंग अथॉरिटी रहा है। अभी हमारा कंट्री का किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, तभी वो डिपार्टमेंट इसको ट्रेड करता है। आम इंसान ऐसे ही ट्रेड कर नहीं सकता है। यहाँ पे भी तो कोई तो रहा है अथॉरिटी जो इसको चला रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक निज़ाम चलाने वाला था। चलो हम देखते हैं, उस पर डिस्कस करता है। अब थोड़ा बहुत हम डिस्कस करता है कि कौन था यहाँ पर निज़ाम चलाने वाला। ठीक है, रूलिंग अथॉरिटी और सेंटर ऑफ पावर कोई तो था कहीं ना कहीं, क्योंकि हमें कुछ हद तक पता चल रहा है। ए लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदारो वाज लेबल्ड एज ए प्लेस बाय आर्कियोलॉजिस्ट बट नॉट स्पेक्टिकुलर फाइंड्स वेयर एसोसिएटेड विद इट। बहुत सारे बिल्डिंग मोहनजोदारो से मिलना, जैसे कि स्टाइल से बड़े बड़े बिल्डिंग मिल जाना, कुछ हद तक हमें इंडिकेट कर रहा है आर्कियोलॉजिस्ट को कि बड़े बड़े बिल्डिंग, जाहिर सी बात है बड़े बड़े लोगों के लिए होता है। भाई मैं अगर यहाँ से सड़क से निकलूँ तो बड़ा मकान देख बोलता हाँ बड़ा मकान है, तो डायरेक्ट हमारे माइंड में आता है ज़रूर किसी बड़े का मकान होगा यार। तो मोहनजोदारो से एक बड़ा मकान मिलने का मतलब कोई तो बड़े लोग बैठते थे वहाँ, कोई तो अथॉरिटी वाले, किंग रॉयल रेजिडेंस जैसे मोहनजोदारो से मिल रहा है, मतलब कोई तो बैठते हैं। इसके बारे में पता। एक स्टोन स्टैचू मिलता है हमें। ए स्टोन स्टैचू वाज लेवल्ड एंड कंटेंट्स टू बी नोन एज द प्रीस्ट किंग। हमारी किताब 12 की टेक्स्ट बुक में एक पिक्चर है, आप टेक्स्ट बुक में जाओ, क्योंकि मेरे को जो है इन चीज़ों में वो सब ला नहीं पाया, क्योंकि जिसके कारण मैं इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये पीपीटीज़ वगैरह बनाना, तो इन चीज़ों में मैंने वो पिक्चर्स नहीं लाया है। आप देख सकते हो एक दाढ़ी वाला हाफ बॉडी में एक स्टैचू मिला हमें, प्रीस्ट किंग, यानी प्रीस्ट किंग का कंसेप्ट है। फिर से वापस जाते हैं हम मेसोपोटामिया की तरफ। जब आर्कियोलॉजी का टीम मेसोपोटामिया को एक्सकवेट करा, वहाँ से स्टडी किया, तो पता चला वहाँ प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। तो आर्कियोलॉजी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, कंटेम्प्रेरी कल्चर है हड़प्पा भी, तो आर्कियोलॉजी फ़ौरन उसको दिमाग में उठाता है कि भाई यहाँ पे भी तो ये प्रीस्ट किंग हो सकता है। एक बियर्ड जो है स्टैचू देखने को मिलता है हमें, दाढ़ी वाला, ठीक है, प्रीस्ट किंग। This is because of archaeologists were familiar with the Mesopotamian history and its priest king system। क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट मेसोपोटामिया से जानते थे प्रीस्ट किंग का कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी इनको भी एक प्रीस्ट जैसा मिला, जो आपकी किताब में है, देखने को मिलेंगे पिक्चर। तो उस बेस पे कहता है यहाँ एक प्रीस्ट किंग हुआ करते थे। ये एजम्पशन है, ठीक है। थोड़ा आगे जाता है। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, क्योंकि इन चीज़ों में डिबेट है, क्योंकि ये हमने आर्टिफैक्ट जो मिला उसके बेस पे, एजम्पशन बेस पे स्टडी किया है। जो चीज़ वहाँ से मिला उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ पेन है, और ये एक ऐसा पेन है जो हम डिजिटल बोर्ड पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उस वक्त मिला तो हम बोल सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे इस्तेमाल करने वाला पेन, लेकिन आज की कॉन्टेक्स्ट में हमें पता है ये इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो चीज़ हमें वहाँ से मिला उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देख के स्टडी किया है। तो इनका उस वक़्त के कॉन्टेक्स्ट में प्रीस्ट किंग का कंसेप्ट था, उनसे मेसोपोटामिया में वही वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ा, तो सेम यहाँ पे भी ये चीज़ देखने को मिला, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है हड़प्पा में कोई रूलर नहीं था, एंड दैट एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। लोग अपने अपने हिसाब से सिस्टम को चलाते थे। ये कुछ स्कॉलर्स का कहना है, क्योंकि इनको उतना ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिला किसका, कि इस निज़ाम को चलाने किंग का। जो कुछ मिला, हमने कहा एक मोहनजोदारो में बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिला, प्रीस्ट किंग की पिक्चर मिला। इसके अलावा यहाँ पे ब्रिक का साइज़ होना, पहले जो है सारे लोअर टोन के प्लेटफॉर्म्स को बनाना, फिर उसके बाद एक फिक्सड एरियाज़ के ऊपर मकान बनाना, ये सब कहीं ना कहीं कोई तो डायरेक्शन देता होगा, एजम्पशन है ना ये सब। अदर आर्कियोलॉजिस्ट feels that there was no single ruler but several, that मोहनजोदारो had a separate ruler, हड़प्पा another and also so forth। कहने का मतलब है कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि भाई या नहीं, यहाँ तो रूलर था लेकिन एक नहीं था, हर सिटीज़ का अपना है। जैसे कि मोहनजोदारो जैसे सिटीज़ का जो लार्जेस्ट सिटी है, मोहनजोदारो जैसे सिटी का अपना एक राजा था, हड़प्पा का अपना एक था, कालीबंगन वगैरह का अपना था, मतलब कुछ बहुत सारे राजा थे, कुछ का कहना है। Yet other archaeologists argue that there was a single state and single ruler
because of the similarity in the artifact the evident for the planet settlement and the standards ratio of brick size and establishment of settlement near the source of raw materials। यानी ये कुछ थोड़ा ऑथेंटिक बात कह रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये जो है लॉजिकल आर्ग्यू दे रहा है। कह रहा है यहाँ एक सिंगल राजा रहा होगा और जो है सिंगल स्टेट था, सिंगल रूलर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपने बात को थोड़ा सा प्रूफ कर रहा है कि जो हमें यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स मिला वो थोड़ा सिमिलर था, जो चीज़ात मिला सिटी का कल्चर चीज़ात जो वगैरह ये कुछ सिमिलर था। ख़ासकर यहाँ से प्लैनेट सेटलमेंट बहुत सारे सिटीज़ में देखने को मिला। ब्रिक्स का स्टैंडर्ड रेशो कल जो के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कितने स्टैंडर्ड के थे चचा। फिर जो सेटलमेंट जो लोग सेटल्ड हो गया रॉ मटेरियल के नज़दीक, तो कोई तो था जो इनको चला रहा था, उस बेस पे कहता है कोई प्रीस्ट किंग रहा होगा, लेकिन असम्पशन है। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट से हमने आर्कोलॉजी की मदद से पढ़ाया और आर्कोलॉजी को जो चीज़ मिला वहाँ से उसके बेस पे पढ़ाया, लेकिन जो चीज़ मिला वो सामान तो नहीं कहता, लेकिन उस सामान के आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो इस्तेमाल होते हैं उनकी बेसिस पे हम कह रहे हैं ये चीज़। ठीक है, चलो फिर इसके बाद देखता है क्या है। द एंड ऑफ सवाल होता है फिर ये कौम ख़त्म कैसे हुआ भाई, ये कौम ख़त्म कैसे हुआ, एंड होने की क्या कारण था इस कौम का, ख़त्म कैसे हुआ ये सिविलाइजेशन, तो कुछ तो कारण रहा होगा भाई। हमने पढ़ा है बहुत सारे सिविलाइजेशन के बारे में, आता है जाता है आता है जाता है, कितने कौम के बारे में हम पढ़ते हैं, कौम लूत कौम नूह क्या क्या कौम, या बहुत सारे सिविलाइजेशन आया है ख़त्म भी हो गया है, क्योंकि हम अपने हिस्ट्री में पढ़ता है, अपने यहाँ पढ़ता है भी। देखो कभी चीरास चोलास पांड्यास, तो कभी पढ़ा हमने मौर्यास गुप्तास, कभी हर्षवर्धन टाइम, तो कभी राजपूतों का टाइम, हमारे यहाँ पे सल्तनत नहीं आया, मुगल्स कोई रहा नहीं, आया ख़त्म भी हो गया। तो चलो हम भी देखते हैं ये कौम कैसे ख़त्म हुआ, स्टडी करता है। इस कौम के कहता है by the 1800 BC most of the major urban sites had been abandoned and simultaneously there was an expansion of population into the new settlement in गुजरात हरियाणा वेस्टर्न यूपी। बहुत सारे स्कॉलर्स का अलग अलग कहना है। अब मैं यहाँ पे 12th क्लास के स्टैंडर्ड पे कर रहा हूँ तो इनको थोड़ा सा इन्हीं लेवल पे रख रहा है, वरना आपका बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। जॉन मार्शल का कुछ और कहना है, मटमर विलर का कुछ और कहना है, एसआर राव का कुछ और कहना है, फायर सर्विस का कुछ और कहना है, सूद अल मसूद का कुछ अपना पर्सपेक्टिव है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग बोलते हैं एर्थक्वेक से हुआ, कुछ लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से हुआ, कुछ लोग बोलते हैं रिवर शिफ्ट हो गया, कुछ स्कॉलर्स के अमेरिकन वाटर साइंटिस्ट है इमार साहनी, कुछ वाटर साइंटिस्ट है मुझे नाम नहीं आ रहा है उसका, लेकिन उनका कहना है पानी में सबमर्ज हो गया, क्योंकि यहाँ से हर किसी ने अपना अपना प्रूफ दिया कि किसी ने फ्लड सिल दिखाया, किसी ने पानी में डूबने का कुछ पहचान दिया, किसी ने एर्थक्वेक के लिए टेक्टोनिक मोमेंट्स को दिखाया गया, तो किसी ने बहुत इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के लिए, कुछ ने नल और दबरकोट एक जगह है जहाँ पे जंगलों को आग लगा के हमें जो उसका ऐश मिलता है, पाउडर मिलता है, तो ये कुछ लोग बोलता है भाई फॉरेन इन्वेजन हुआ, फॉरेन से आए आर्यन लोग, ये वैदिक पीपल्स, इनका इन्वेंट हुआ, क्योंकि हड़प्पा की कुछ चीज़ें वैदिक की किताबों से कुछ जिक्र मिलता है। तो इस तरह बहुत सारे कारण, लेकिन हायर लेवल की क्लास नहीं है, ये स्टैंडर्ड 12 का है, तो 12 स्टैंडर्ड्स में हमें इन ऑथर्स की पर्सपेक्टिव में नहीं घुसना है, प्लेनली हमें देखना है क्या है, वरना इनकी बहुत सारे ऑथर्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है कि इसका डिक्लेन कैसे हुआ, अलग अलग चीज़ का अलग अलग कारण रहा है, बहुत सो मैनी काजेस रहा है इसको डिक्लेन होने के, लेकिन हम उस स्टैंडर्ड में ले रहे हैं जस्ट 12 के स्टैंडर्ड्स के बच्चे के हिसाब से, लिहाजा इस चीज़ को उसी हिसाब से देखना। भाई देखो 1800 BC में बहुत सारे हरपन जो सेंटर हुआ करते थे वो आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगा और पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, लोग माइग्रेट हो रहे थे गुजरात हरियाणा के बाकी यूपी के नए नए एरियाज़ में। ठीक है, और कुछ distinctive artifact of the civilization, weight, seal, special beads, writing long distance straight and craft specialization disappeared। यानी 1800 BC के आसपास में हड़प्पा की जो आर्ट एंड क्राफ्ट देखने को मिला, हड़प्पा के सील्स या राइटिंग का कंसेप्ट, ये जो चीज़ दिखने को मिला हमें यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस से, ये आस्ता आस्ता 1800 BC के बाद आस्ता आस्ता ख़त्म होते हुए दिख रहा है। ये कुछ ज़्यादा इनके 1800 BC के बाद इस तरह की चीज़ात बनाए हुए नहीं दिख रहे, क्योंकि जब भाई ये कैसे कह रहा भाई मुझे ये जो सामान मिला मैंने इसको लिया, लेप में लिया, हमने कार्बन 14 डेट लगाया, डेटिंग निकाला,
देखा ये सामान कितना पूरा पता चल जितना भाई, फिर कुछ सामान का डेट निकल रहा है तो 1800 में नहीं इसका कोई डेट नहीं आ रहा है, 1800 के बाद या स्लोली 1700 में कोई डेट दिख नहीं रहा है कोई सामान बनने का, मतलब डिसअपेयर होना शुरू हुआ है। बहुत सारे डेटिंग मेथड है हिस्ट्री में, तो अलग अलग डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक मेथड है, आपका ये कार्बन मेथड अलग सा है, बहुत सारे हैं। तो लेकिन यहाँ पे भी हमें देखता है 1800 BC के बाद स्लोली ये सामान डिसअपेयर हो रही है, बन नहीं रहा है, ये फैक्ट्रीज क्लोज हो रहे हैं, इज्जत ख़त्म हो रहा है। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डिटोरेटेड एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड। बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रहा है, पता चल रहा है कि बिल्डिंग्स अब ख़त्म हो गया, इसके बाद ये बनाया नहीं है, या बहुत सारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स ख़त्म होते जा रहा है, अब कोई बना नहीं रहा है, कोई अथॉरिटी नहीं है इनको फिर से साफ़ करके चलाए, जितने प्लान के साथ बनाया था ये कोलैप्स होते हुए पता चल रहा है। ओवरऑल डिसअपेयरेंस ऑफ आर्टिफैक्ट एंड सेटलमेंट इंडिकेट्स द रूरल वे ऑफ लाइफ इन व्हाट इज कॉल्ड वैदिक कल्चर और वैदिक सिविलाइजेशन। यानी कुछ कंटेक्स्ट में कहना है, कुछ बातों के हिसाब से कहना है, मतलब जो सिविलाइज कल्चर था, जो अर्बन लाइफ था जिस पे हमने डिस्कस किया, ये स्लोली रूरल लाइफ की तरफ जा रहा है और रूरल लाइफ देखने को मिल रहा है, जिससे कि वैदिक जो 1500 BC में टोटली भेड़ बकरियाँ चराने वाले ट्रांस पीपल, वैदिक पीपल्स जिसके हमने जिक्र किया है, अर्ली में ट्रांस था, लेटर में वो सेटल हो गया, फिर लेटर में उन्होंने एग्रीकल्चर, गांव बसना वगैरह शुरू हुआ है। अर्ली में तो ट्रांस पीपल था, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। कहने का मतलब है ये अब सिटी लाइफ से, लार्ज सिविलाइज्ड लाइफ से आस्ता आस्ता ये रूरल लाइफ में जाते हुए दिख रहा है। यानी खासकर कुछ का कहना है कि वैदिक और बाकी चीज़ों को जिक्र कर रहा है कि इसकी तरफ जा रहा है। Several explanation have been put forward and these range from climatic, बहुत सारे लोगों का कहना है, कुछ लोगों ने बोला क्लाइमेट चेंज हो गया भाई, मौसम चेंज हो गया, कुछ लोगों ने बोला भाई डिफॉरेस्टेशन हो गया जिसकी वजह से कौम खत्म हो गया, कुछ लोग बोलते हैं एक्सेसिव फ्लड आ गया, कुछ लोग बोलते हैं भाई लोग शिफ्ट हो गए, कुछ लोग बोलते हैं भाई रिवर्स ने अपना रुख बदल दिया, रिवर्स सूख गए जिस पे बसा था, क्योंकि हर कौम जब भी कोई सिविलाइजेशन आया रिवर्स पे बसा हुआ है। जैसे हमारे पास सूरो वैली, क्योंकि तो सूरो रिवर बसा है, ये भी तो इंडस रिवर पे बसा था, सरस्वती रिवर पे बसा था, कुछ रिवर्स था इस पे बसा हुआ, उनके ट्रिब्यूटरीज पे था। तो रिवर्स ने अपना रिवर्स सूख गए, रिवर्स ने अपना रुख बदल लिया, रिवर के कोर्स चेंज हो गया है, ड्राई हो गए रिवर्स, लोग बसे थे, लोग अब माइग्रेट होने पे मजबूर हो गए, शिफ्ट होने पे, या ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ते गया, खाना वहीं का वहीं स्टैंड रह गया, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जिसने कहा था, फिर इकोलॉजी क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। सम ऑफ दीज काज में होल्ड फॉर सर्टेन सेटलमेंट्स बट दे डू नॉट एक्सप्लेन द collapse of the entire civilization. It's appear that a strong unifying elements, perhaps the Harpan state came to an end. ये कुछ कारण है, ये कुछ रीज़न है जिसके ज़रिए हरपन जो सिविलाइजेशन ये ख़त्म होता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते एक ही कारण के ज़रिए सारा कुछ, हर साइड का, हर जो साइड जो है जगदे उसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं इसको ख़त्म होने का, लेकिन कंक्लूजन यही है, हरपन सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है, यही कंक्लूजन कि इसका एंड हो गया। तो आज का क्लास हम इधर रुकता है, इंशाल्लाह कल जो है बाकी क्लास हम कल डिस्कस करेंगे, तो कल बाकी क्लास के ऊपर हम डिस्कस करेंगे।